अंजना, क्या? मैंने चौंक कर हसन को देखा। अंजना, इसने दोबारा दोहराया। कौन अंजना? किधर है? मेरे पूछने पर इसने कोई जवाब दिए बगैर अपनी छोटी उंगली से एक तरफ इशारा किया। मैंने मुड़कर देखा, हस्बे तवक्का वहाँ कोई नहीं था। मुख्तसर से गुसल खाने में जहाँ मैं अपने 6 साला बेटे हसन को नहला रही थी, हमारे अलावा किसने होना था। आगे शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मैंने 1-2 मरतबा इससे फिर पूछा कि वो क्या कह रहा है, मगर इसके कोई जवाब न देने पर मैं कामों में लगकर भूल भाल गई। हसन हमारा इकलौता बेटा था, यानी मेरा और तनवीर का। तनवीर मेरे शोहर रेलवे में मुलाजिम हैं। चंद दिनों पहले तक हम मुल्तान में रहते थे, जहाँ मेरा ससुराल था। अभी थोड़े दिन पहले तनवीर की पोस्टिंग यहाँ इस छोटे से शहर बहरामपुर में हो गई, तो हम यहाँ आ गए। तनवीर को रेलवे कॉलोनी में एक क्वार्टर अलाट हुआ था, क्वार्टर नंबर 313। एक मुख्तसर 2 कमरों, सहन और किचन और छोटे से गुसल खाने पर मुश्तमिल यह घर हमारी मुख्तसर फैमिली के लिए बहुत था। तनवीर कोई बड़ी पोस्ट पर नहीं थे। इनकी तनख्वाह बस इतनी थी कि हमारा बमुश्किल गुजारा होता था, क्योंकि वो अपने वालिदैन को भी खर्चा भेजते थे जो कि मुल्तान में रिहाइश पजीर थे। हसन को मैंने करीब ही एक स्कूल में दाखिल करवा दिया था। आहिस्ता आहिस्ता आसपास के चंद घरों से मेरी जान पहचान बढ़ने लगी, जहाँ तकरीबन मेरी ही उम्र की ख़वातीन थी, जिनमें सबसे ज़्यादा और जल्दी मेरी दोस्त रेहाना से हो गई। रेहाना के शोहर भी रेलवे में मुलाजिम थे। इनको ये नौकरी अपने वालिद के तवस्सुत से मिली थी। वो भी रेलवे मुलाजिम थे। रिटायरमेंट के बाद इनकी सीट इनके बेटे को मिल गई थी। रेहाना के 2 बच्चे थे, वो हसन के स्कूल में ही पढ़ते थे। हम दोनों अक्सर मिल बैठते, दुनिया जहान की बातें करते, अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते और आखिरकार रेलवे मुलाजमीन की कम तनख्वाह, महंगाई, बेतहाशा हो जाने और गुजारे मुश्किल से होने पर हमारी बातों की तान टूट जाती। रेहाना एक दरमियान शक्ल की बहुत ज़्यादा और बढ़ कर बातें बनाने वाली दिलचस्प औरत थी। मुझे इसकी कंपनी में बहुत मज़ा आता था। तनवीर भी मुतमईन थे कि इस नई जगह आकर हम बहुत जल्द हर तरह से सेट हो गए थे। हमारे घर के आसपास के तमाम पड़ोसी अच्छे और शरीफ थे। एक रात जब हम सब सो रहे थे कि एक आवाज़ से मेरी आंख खुल गई, घुंघरुओं की मदम आवाज़ हल्की तबले की झनकार के साथ। इस वक्त पहला ख्याल मेरे जहन में आया कि शायद तनवीर ने टीवी चलाया हुआ है। अपने 2 कमरों में से एक कमरे को मैंने अपने हिसाब से ड्राइंग रूम बनाया हुआ था। वहाँ एक पुराना सोफ़ा और टीवी रखा हुआ था, मगर तनवीर तो बेखबर मेरे बराबर में सो रहे थे। इनकी तो इस आवाज़ से आंख तक न खुली। कमरे में मौजूद तीसरे छोटे से पलंग पर हसन है, वो भी बेखबर सो रहा है। मैं थोड़ी देर उठकर बैठी रही। जब आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई तो मैं फिर लेट गई, मगर देर तक मुझे नींद ना आ सकी। सुबह मैं ये रात वाला वाक़या मेरे जहन से निकल गया था। चंद दिनों बाद जब तनवीर ड्यूटी पर थे और हसन स्कूल गया हुआ था, अचानक मुझको अकेले घर में घबराहट होने लगी थी। एक अजीब सा वहम सताने लगा था। इस रात वाला वाक़या भी याद आ गया था। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। अभी हसन के घर आने के लिए अच्छा खासा टाइम था। मैंने दुपट्टा ओढ़ा, घर में ताला लगाया और रेहाना के घर आ गई। रेहाना का घर मेरे घर से चंद मिनटों के फासले पर था। रेहाना किचन में थी। इसके ससुर बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मेरे सलाम के जवाब में उन्होंने शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरा। तबस्सुम, तुम अब्बा मियाँ के पास बैठो, मैं चाय ला रही हूँ। इसने किचन से हाँक लगाई। मैं इसके ससुर के पास बैठ गई। वो मुझसे अहवाल पूछने लगे, कहाँ से आई हो, कितने बच्चे हैं, कहाँ रहती हो, वगैरह वगैरह। मेरे बताने पर कि हम लोगों को क्वार्टर नंबर 313 अलाट हुआ है, वो एकदम चुप से रह गए। मगर वो घर तो बरसों से बंद पड़ा हुआ था, वो गोया हुए। जी हाँ, मैंने किस कदर तलखी से कहा। निहायत ही खस्ता हाल घर है, सफाई करके थक गई हूँ, साफ होकर नहीं देता। सुना है बरसा बरस से खाली रहा है। इस वक्त रेहाना चाय लेकर आ गई और हम दोनों इसके कमरे में आ गए थे। इस दिन रेहाना के साथ इधर उधर की बातों के बाद मेरा जहन हल्का हो गया और सब कुछ दिमाग से निकल गया था। मगर अगले ही दिन शाम को रेहाना मेरे घर मौजूद थी। तनवीर ड्यूटी से आकर कमरे में आराम कर रहे थे। मैं रेहाना को ड्राइंग रूम में ले आई। तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ, फिर आराम से बातें करेंगे, मैंने इससे कहा। अरे दफ़ा करो बातों को, मैं एक इंतहाई अहम बात बताने आई हूँ, रेहाना ने कहा। जोश से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। खैरियत तो है, क्या हुआ? मैं थोड़ा घबरा गई। असल में जब तुम कल आई और अब्बा मियाँ को मालूम हुआ कि तुम लोग 313 में शिफ्ट हुए हो तो वो परेशान हो गए। कहने लगे ये घर आसेब ज़दा है। क्या कह रही हो रेहाना? मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं नहीं कह रही, अब्बा मियाँ ने कहा है। इसने डरी हुई निगाह चारों तरफ डाली।
یا تو اس گھر میں کوئی رہتا ہے، اگر کوئی رہنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بہت ہی برے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا کئی بار ہو چکا ہے، اس لیے اس گھر کو کسی کو الاٹ نہیں کرتے۔ آخر تنویر بھائی کو یہی گھر کیوں الاٹ کیا گیا؟ اس لیے کہ کوئی اور گھر خالی نہیں تھا اور کالونی سے باہر کرائے پہ گھر لینا ہم لوگ افورڈ بالکل نہیں کر سکتے۔ کھوئے انداز میں نے جواب دیا۔ ابا میاں بتا رہے تھے بہت پہلے جب وہ خود بہت چھوٹے تھے، اس گھر میں ایک بہت خوبصورت ناچنے والی رہتی تھی۔ کیا نام تھا؟ ہاں شاید انجنا دیوی۔ کیا انجنا؟ میں چوک گئی۔ ہاں یہ بہت پرانی بات ہے، قیام پاکستان سے بھی پہلے۔ تو ایک دن اس انجنا میڈم کے کسی دوست نے جلن میں آ کر چھری سے اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ بس وہ دن اور آج کا دن، اس کی روح بلکہ بدروح اس گھر میں منڈلاتی ہے۔ شروع میں تو وہ لوگوں کو نظر تک آتی تھی، مگر اب بس ایک کونے میں پڑی رہتی ہے اور اس گھر میں کسی کو ٹکنے نہیں دیتی۔ تم نے تو مجھے ڈرا دیا ہے ریحانہ۔ ڈرایا نہیں، وہ سنجیدہ ہوئی۔ مجھے ابا جان نے بھیجا ہے کہ تم سے کہوں کہ پہلی فرصت میں گھر بدل لو۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا بھی اور تمہاری سہیلی کا بھی۔ ابھی ریحانہ رخصت ہی ہوئی تھی۔ تنویر بھنائے ہوئے کمرے سے نکل آئے۔ مجھے ان کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ وہ کمرے میں لیٹے اپنے کانوں سے سب سن رہے تھے۔ ایک عورت کی برسوں پرانی روح لوگوں کو اس گھر میں ٹکنے نہیں دیتی۔ سب بکواس، بھلا ایسا ممکن ہے؟ ایسا صرف ڈرانی کہانیوں میں ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا پاسبل نہیں ہے۔ مرنے کے بعد روح جسم سے نکل جاتی ہے اور کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ تنویر مجھے سمجھا رہے تھے، مگر تنویر میں نے خود ایک رات گھنگروؤں کی آواز سنی تھی اور پھر ہاں مجھے اچانک یاد آیا حسن بھی ایک دن انجنا نام پکار رہا تھا۔ ہو سکتا ہے حسن نے اسکول میں کچھ سنا ہو، تنویر نے سوچتے ہوئے کہا۔ آخر یہ تو حقیقت ہے کہ کبھی پہلے اس گھر میں انجنا نامی عورت رہتی تھی۔ کوئی کہہ رہا ہوگا کہ یہ بچہ اس گھر میں آیا ہے اور یہ نام اس کے ذہن میں رہ گیا ہو، مگر وہ گھنگروؤں والی آواز۔ وہ چڑ گئے۔ آخر تم کیوں بضد ہو کہ وہ آواز انجنا کے گھنگروؤں کی تھی؟ وہ تم کو کیوں انٹرٹین کرے گی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آواز باہر سے آ رہی ہو۔ تنویر نے ایک طرح سے قصہ ختم کر دیا۔ میں بھی چپ ہو گئی۔ مگر پھر ایک رات، کئی دنوں کے بعد جب میں یہ سب بھولنے لگی تھی، ایک بار پھر گھنگرو چھنکنے لگے۔ نہ صرف گھنگرو بلکہ ساتھ طبلے کی سنگت۔ میری آنکھ کھل گئی۔ حسن اپنے پلنگ پر اور تنویر میرے برابر میں بے خبر سو رہے تھے۔ گھنگروؤں کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی اور اس آواز کے ساتھ طبلے کی سنگت بھی بڑھ رہی تھی، جس طرح دو اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہوں۔ مگر اس آواز میں قطعاً کوئی خوبصورتی یا کشش نہیں تھی، بلکہ یہ آواز، یہ جھنکار انتہائی پراسرار تھی، بہت ڈراؤنی، بہت منحوس۔ میں نے تنویر کو آواز دینے کی کوشش کی، مگر میرے منہ سے نہایت آہستہ آواز برآمد ہوئی۔ میرا دل خوف کے مارے بند ہونے لگا تھا۔ آواز اس قدر تیز ہو گئی کہ میز پر رکھے برتن بجنے لگے تھے۔ ایسا لگا جیسے گھنگروؤں کا فن دکھانے والی کمرے کے اندر داخل ہونے لگی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس تیز شور کے باوجود تنویر اور حسن بے خبر سو رہے تھے۔ آواز کمرے کے دروازے کے انتہائی قریب آ گئی۔ لگا کہ بس اب یا تب کوئی اندر آ جائے گا، شاید ناچتے ہوئے اس مکروہ تال پہ۔ میں نے چینخ مار دی، مگر اسی وقت اچانک مسجد سے اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ مجھے باقاعدہ ایسے لگا کہ کوئی ٹھٹک کر رکا ہے۔ تال اچانک ہلکی ہوئی، پھر ختم ہو گئی۔ میں بستر پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نہ جانے کب اذان کی مبارک آواز رکی اور نہ جانے کب میں بستر پر گر کر جیسے بے ہوش ہو گئی۔ تبسم، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ میری توقع کے خلاف تنویر کو آج بھی میری بات پر یقین نہیں آیا۔ مجھ کو نہیں، آپ کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے تنویر، میں نے انتہائی تلخی سے کہا۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں نے جو کچھ بتایا وہ ایک ایک لفظ سچ ہے؟ اگر اس وقت اذان نہ ہوئی ہوتی تو وہ شیطان کمرے میں داخل ہونے ہی لگا تھا۔ پھر نہ جانے سوچ کر اس وقت میں بھی ڈر گئی تھی اور لرز گئی تھی۔ اصل بات یہ ہے تبسم، تنویر میری حالت دیکھ کر نرم پڑ گئے۔ تم نے اپنی سہیلی ریحانہ اور اس کے سسر کی باتوں کو سر پر سوار کر لیا ہے۔ تم نیند میں دیکھے واقعات کو سچ سمجھنے لگی ہو، ورنہ ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد کوئی بھی کبھی بھی واپس نہیں آتا، اور پھر اتنے سالوں بعد۔ آپ نہ مانے، میں نے حتمی انداز میں کہا۔ نہ، اب میں اس گھر میں چند منٹ اور نہیں رہوں گی، نہ ہی میرا یہ معصوم بچہ رہے گا۔ مگر تبسم، تنویر گڑبڑا گئے۔ میں اچانک دوسرے گھر کا بندوبست کیسے کروں؟ اور گھر مل جاتا تو اس کا کرایہ ایڈوانس، اس کی اصل پریشانی اس کی زبان پر آ گئی۔ کچھ بھی ہو تنویر، کرایہ ایڈوانس پیسے زندگی سے زیادہ نہیں ہوتے۔ آپ اگر یہاں سے نہیں جا سکتے تو مجھے اور حسن کو کچھ دنوں کے لیے واپس ملتان بھیج دیں۔ میں نے التجا کی۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ گیا ہوا۔ میں تم لوگوں کو کل کی ٹکٹ کروا دیتا ہوں، تم کچھ دن ملتان واپس جاؤ جب تک میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اور گھر مل جائے۔
बेशक मज़ीद छोटा कुछ ना हो। कल नहीं, आज ही, आज रात, मैंने कहा। तनवीर मुझ पर एक नज़र डाल कर रह गए। मैं जल्दी जल्दी अपना और हसन का सामान पैक करने लगी। ऐसा नहीं था कि मैं तनवीर से जान छुड़ा रही थी, बल्कि अब इस घर में मज़ीद एक रात गुजारने का मतलब मेरे लिए किसी मुसीबत को दावत देने के बराबर था। शायद वो बदरू सिर्फ मेरी दुश्मन थी, मैंने सोचा, क्योंकि तनवीर को तो ना वो कभी महसूस हुई थी, ना वो कभी खौफज़दा हुए थे। जब तनवीर हम दोनों को ट्रेन में बिठाने लगे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इनका हाथ पकड़ लिया था। प्लीज़ तनवीर, आप मेरी बात पर यकीन करें, मैं सच बोल रही हूँ। आप जल्द ही किसी घर का बंदोबस्त कर लें, मेरा आपके बगैर बिल्कुल दिल नहीं लगेगा। तनवीर ने इस बात में सर हिलाकर प्यार से मेरा गाल छुआ। जब ट्रेन चल पड़ी तो तनवीर स्टेशन से निकल गए। मेरा दिल उदास हो गया। मैं जानती थी कि तनवीर को मेरी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है और वो अपनी ज़िद के पक्के हैं। हरगिज़ भी मकान तलाश करने में जल्दी नहीं करेंगे। न जाने कितने महीने अब उनसे दूर रहना पड़ेगा, मैंने उदासी से सोचा। तनवीर ने बिस्तर पर करवट बदली। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। शादी के बरसों बाद पहला इत्तेफाक था कि तबस्सुम इसके साथ नहीं थी। और हसन, इसने हसन के खाली पलंग को देखा। यह सारा फसाद उस औरत का फैलाया हुआ है। गुस्से की एक लहर इसके दिमाग से टकराई। ना वो उल्टी सीधी बातें करती, तबस्सुम के सामने दोहराती, और ना तबस्सुम रातों को यूं डर कर जाती। खैर, देखते हैं। कोशिश करूंगा कि 1-1.5 महीने में तबस्सुम के दिमाग से ये खन्नास निकल जाए और वो घर वापस आ जाए इसी घर में। इसने साइड टेबल पर पड़ी सिगरेट उठाई और होंठों में दबा ली। सिगरेट जलाने के लिए लाइटर जलाया, मगर लाइटर की रोशनी में दरवाजे के सामने बाहर सेन में एक साया लहरा रहा था। लंबा लिबास पहने, पशवाज की तरह, जैसे पहले नाचने वालियां पहना करती थी। वो बिल्कुल आसानी से ये साया देख सकता था। साया कदम ब कदम कब्रे की तरफ बढ़ रहा था। अचानक पीछे से किसी ने तबले पर ताल दी। साये की गुफ्तगू वाले कदम बढ़े, फिर तबले की राल, फिर घुंघरू के कदम, तेज झनकार साथ, और फिर साया कमरे में दाखिल हो गया। तनवीर के मुंह से सिगरेट गिर गई। साया ऐन इसके सामने आकर रुक गया था, मगर घुंघरू और तबले की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। इस कदर तेज के मेज़ पर रखे हुए बर्तन भी बज रहे थे। साया, जो कि नौजवान, हसीन मगर मकरू औरत की झलक मार रहा था, ऐन इसके मुकाबिल आकर खड़ा हो गया। इसने नाचने वालों का सा लिबास पहना हुआ था। बाल चुटिया की सूरत घुटनों तक आ रहे थे, मगर बुरी तरह उलझे हुए थे। होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक बुरी तरह थोपी हुई थी। इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हो रही थी। तनवीर बुरी तरह कांपने लगा। कौन हो तुम? रंजना, औरत के मुंह से मनमनाती आवाज़ निकली। चलो मेरे साथ। कहाँ? बमुश्किल इसने पूछा। गुसल खाने में, मैं वहीं रहती हूँ। इसने आगे बढ़कर तनवीर की कलाई पकड़ी। इसका लमस कतन गैर इंसानी और बेहद सख्त था। तनवीर ने आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश की, मगर इसका मुंह जैसे बंद हो गया था। वो इसे घसीटती हुई सहन से ले जाने लगी। आखिरी मंजर जो तनवीर ने देखा वो ये था कि इस औरत की गर्दन बुरी तरह कटी हुई थी, जिसमें से इसके अंदर का गोश्त तक साफ नजर आ रहा था। कौन? तबस्सुम। हेलो। हाँ रेहाना, तुम इतनी सुबह अचानक? हाँ तबस्सुम, समझ नहीं आ रहा कैसे तुमको इतला करूँ, एक बहुत बुरी खबर है। खुदा के लिए रेहाना, क्यों, क्या हुआ? तनवीर भाई, इनका इंतकाल हो गया है। वो तुम्हारे घर के गुसल खाने के सामने गिरे हुए थे। शायद हार्ट अटैक हुआ है। फ़ोन का रिसीवर तबस्सुम के हाथ से गिर गया। तो दोस्तों और भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।